नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सिर में लगी गंभीर चोट के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को जमशेदपुर से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया। अभी रामदास सोरेन आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर बताई जा रही है। पूरे झारखंड में उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना हो रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। शनिवार की सुबह एक दुखद घटना घटी, जहां झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को सिर में गंभीर चोट लगी। जमशेदपुर के टेलको स्थित घोड़ा बांधा के अपने आवास में वे बाथरूम में गिर गए। उन्हें आनन फानन में टाटा मोटर्स अस्पताल लाया गया। रामदास सोरेन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया। उनके साथ विमान में 6 डॉक्टर की टीम भी मौजूद रही। इस मौके पर झारखंड के नेताओं का जमावड़ा टीएमएच में लगा रहा। सभी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। 6 सदस्यीय टीम जो है वो पूरी तरह से निगरानी रख रही है उनकी। देखिए कि जो डॉक्टर है, नर्स है, उनको एयर एम्बुलेंस में सीधे तौर पर वहाँ पर लेटा दिया गया है और यहाँ से सोनारी एयरपोर्ट ले जाने की तैयारी जो है की जा रही है। सर में काफ़ी गंभीर चोट लगा है और इस डॉक्टरों ने कहा कि उनको ऑपरेशन करना होगा, जिसके चलते उन्हें दिल्ली यहाँ से ले जाया जा रहा है। डॉक्टरों से बातचीत के क्रम में पता चला एयरलिफ्टिंग के माध्यम से दिल्ली अपोलो ले जाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि समय पर पहुँच जाने से इलाज शुरू हो जाएगी। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ सोनारी एयरपोर्ट से दिल्ली लेके गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राज्य के मंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो और इसी का कामना करते हैं। एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए गए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार निगरानी में जुटे हैं। गंभीर निश्चित रूप से है, लेकिन जो उनके वाइटल पैरामीटर्स हैं वो स्थिर हैं। डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं और डॉक्टर्स देखने के बाद ही जो है कि आधिकारिक सूचना मिल पाएगी कि उनकी स्थिति क्या है। उन्हें वर्तमान अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में और आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया है। आईसीयू में एडमिटेड हैं और उनका इलाज भी शुरू हो चुका है और मेरा दृढ़ विश्वास है और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। कोल्हान में जेएमएम के प्रमुख चेहरे के तौर पर रामदास सोरेन की पहचान रही है। घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना न्यूज 18 करता है, ताकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का जो जिम्मा उन्होंने उठाया है उसे वे सफलतापूर्वक पूरा कर सके। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रामदास सोरेन का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री की हालत गंभीर बनी हुई है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है। अपोलो अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती हैं। डॉक्टर की टीम निगरानी में लगातार जुटी हुई है। रामदास सोरेन को सिर में चोट आई है। आपको बता दें कि बाथरूम में गिरने की वजह से उन्हें ये चोट आई और तुरंत ही उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर जरूर है, लेकिन नाजुक बताई जा रही है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन उनका जारी हुआ है अपोलो अस्पताल से, जिसमें उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आईसीयू यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है। और इधर बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई महिला आतंकी शमा परवीन से गुजरात एटीएस के साथ झारखंड एटीएस भी पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में शमा के झारखंड मॉड्यूल की जानकारी खंगाली जाएगी। साथ ही ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल को लेकर उसके संपर्कों पर दबिश देने की तैयारी है। पूरी खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शबनम के बाद शमा परवीन। झारखंड के आतंकियों से कनेक्शन में एक और नाम जुड़ने के बाद झारखंड एटीएस की टीम अलर्ट मोड पर है। अलकायदा इंडियन मॉड्यूल की महिला आतंकी शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। शमा पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए सीधे संपर्क में थी और 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थी। गुजरात एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि शमा के संपर्क में 69 लोग थे, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले में झारखंड एटीएस गुजरात के संपर्क में है और जांच में सहयोग कर सकती है।
इनका बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं और हमारी टीम भी जाएगी और इनसे पूछताछ करेगी। अभी हम गुजरात ATS से जवाब आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद हम टीम भेजेंगे और उनसे पूछताछ करेगी। और अगर इनका कोई झारखंड में कहीं और भी कुछ कनेक्शन है या किसी तरीके के मॉड्यूल पर कुछ कार्रवाई अगर हुई है तो उसमें झारखंड ATS भी उनका भी सहयोग करेगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें अलग से भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शमा परवीन के पास से सोशल मीडिया ID भी मिले हैं, जिसके बाद झारखंड ATS की टेक्निकल टीम एक्टिव मोड में है और जिलों से मिली जानकारी के आधार पर एक्शन में जुटी है। उस पर हम लोग खुद भी नज़र रखते हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह से भी हमें इनपुट आती है, उस इनपुट को भी हम लोग एनालाइज करते हैं। बाकी जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आता है उस पर कार्य किया जाता है, चाहे सोशल मीडिया या दूसरे तरीके से, हर तरीके से सर्विलांस लगातार रखी जाती है इस तरीके के संदिग्धों पर। धनबाद में भी शबनम परवीन नाम की एक महिला आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से भी कई जानकारियां जो हैं वो ATS को मिली थी। अब झारखंड की दूसरी महिला आतंकी शमा परवीन का नाम भी सामने आया है। अब देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है और जो खुलासे हैं वो हो पाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बात करते हैं बारिश के साइड इफेक्ट की। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। जामताड़ा में नदी नाले उफान पर हैं और सड़क पर पानी की धार बह रही है, तो देवघर और गुमला में भी जलस्तर बढ़ने से त्राहिमाम है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट। नदी नाले उफान पर, बढ़ी परेशानी। सड़कों पर सैलाब, बह गया डायवर्जन। झारखंड में मानसून की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जामताड़ा से लेकर देवघर तक बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं लाखों रुपए की लागत से बना डायवर्जन बह गया। सबसे पहले बात जामताड़ा की, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। फुलजोरी गांव के पास रजिया नदी का पानी अब सड़क के ऊपर बह रहा है। जामताड़ा के चेंगाईडी पोखरिया मोड़ होकर ये सड़क गोविंदपुर GT रोड नेशनल हाईवे को जोड़ती है। सड़क के ऊपर पानी के तेज बहाव से हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पर ध्यान देने और रजिया नदी पर जल्द से जल्द पुल निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की है। वहीं गुमला में पुल निर्माण में हो रही देरी और बारिश की वजह से लाखों रुपए की लागत से बना डायवर्जन बह गया। चैनपुर प्रखंड के सुगरसरवा गांव के पास 2 साल से पुल बन रहा है। वैकल्पिक रास्ते के लिए डायवर्जन बनाया गया है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही से डायवर्जन बरसात की भेंट चढ़ गया। डायवर्जन और एक पुल टूटने से आना जाना बाधित हो गया है और लोगों को प्रखंड मुख्यालय आने जाने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो इतना समस्या हो गया, अभी नहीं देख रहे हैं कि हमको आना जाना इतना दिक्कत है। 10 किलोमीटर आगे से जाना पड़ता है घूम के। गाय बाल लेते हैं, उधरेरा जाते हैं रात भर। जब कम होता है तो किसी प्रकार पार कर देते हैं। 11-12 बजे तक उधरेरा जाते हैं रात में। देवघर की लाइफलाइन कही जाने वाली दवड़ा नदी में बारिश के बाद जल स्तर बढ़ गया है। बीते कुछ समय से सूखी पड़ी ये नदी एक बार फिर रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देवघर और जसीडीह के बीच बहने वाली इस नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि दृश्य झरने जैसा लगने लगा। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे पहुंचकर इस नजारे को कैमरे में कैद करते नजर आए। वापस आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। तस्वीरें भी थी फैमिली के साथ। बहुत ही ये दृश्य काफी सालों के बाद देखने को मिला है। वहीं रांची के धुरवा डैम के फाटक को 17 साल बाद खोला गया। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद डैम का फाटक नंबर 3 को 1 इंच खोला गया है, जिसके बाद डैम खतरे से बाहर आ गया है। फिलहाल डैम से 1 फीट तक के पानी का ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। बहुत कवायद करने के बाद यह गेट खोला गया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार झारखंड में बारिश हो रही है, धुरवा डैम में 38 फीट पानी अभी पहुंच गया है। देखा आपने, मानसून की लगातार हो रही बारिश में राहत कम, आफत ज्यादा दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य, गुमला से रुपेश भगत, देवघर से मनीष दुबे और रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की। चाईबासा से लेकर गुमला तक जंगली हाथियों का आतंक लोगों को परेशान कर रहा है। हाथी न सिर्फ फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ये रिपोर्ट आप देखिए। सड़क पर मदमस्त होकर चलता हाथियों का ये झुंड और दहशत में लोग। ये तस्वीरें हैं पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों की, जहां इन दिनों जंगल से निकले हाथी आतंक का पर्याय बन चुके हैं। नोवामुंडी, जगन्नाथपुर और चंपुआ के सीमावर्ती गांव में 20 से 25 जंगली हाथियों का झुंड लगातार घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल है। हाथी के हमले में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को ओडिशा के चंपुआ अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीण का कहना है कि हाथियों का झुंड कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय है। रात होते ही ये झुंड गांव की ओर बढ़ते हैं, खेतों को रौंदते हैं, घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ के ग्रामीण बेहद डरे हुए हैं। खेतों में जाना तो दूर, अब तो लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को सुरक्षित ढंग से जंगल की ओर भगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। गुमला में भी जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। जारी प्रखंड अंतर्गत हर्रा टोली व श्रीनगर में हाथी ने 2 ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे धान खा गए। जानकारी के अनुसार हाथी ने सबसे पहले हरला टोली में विदेश टोप्पो के घर को क्षतिग्रस्त किया और घर में रखे करीब 1 क्विंटल धान को खा गया। घर वालों ने वहां से भागकर जान बचाई, हल्ला करने लगे। हल्ला सुनने के बाद आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद वो हाथी श्रीनगर पहुंचा, जहां हाथी ने संदीप एक्का के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे, गांव वालों को पटाखा और टॉर्च का वितरण किया, साथ ही प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की बात कही। देखा आपने, झारखंड में हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगली हाथी लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। हाथी को रोकने के लिए वन विभाग पूरी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। अब देखना होगा कि कब तक हाथी के आतंक से निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान, गुमला से रुपेश भगत की रिपोर्ट। और फिलहाल